नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 62.0 पे। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के चौथे लेक्चर के बारे में, जिसका नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल यूनिट। तो आज इसके बारे में, मूल अधिकार के बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि मूल अधिकार क्या होता है। तो मूल अधिकार का रक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। मूल अधिकार का रक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार की रक्षा आर्टिकल 32 के थ्रू करती है और हाई कोर्ट मूल अधिकार की रक्षा 226 अनुच्छेद 226 के थ्रू करती है। लेकिन मूल अधिकार पे आपके पूर्णतः निलंबन करना है, पूर्णतः प्रतिबंध करना है, तो वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन इसमें भी ध्यान दीजिएगा कि आपका मूल अधिकार जब भी पूर्णतः प्रतिबंधित होगा तो उसमें आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी मतलब टर्मिनेट नहीं हो सकता है। आर्टिकल 20 कहता है एक गलती की एक सजा उस पहले कानून के हिसाब से दिया जाएगा, और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है। मूल अधिकार को प्रतिबंधित कौन कर सकता है? तो मूल अधिकार को प्रतिबंधित संसद कर सकता है। ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है और ये क्या है? कोर्ट में वाद योग्य है। अर्थात कोई भी आपके मूल अधिकार को से छेड़छाड़ करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के थ्रू उस पर केस कर सकते हैं। ये आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपका मूल अधिकार का रक्षा करेगा कभी भी। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल्स के बारे में। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 में मूल अधिकार राज्य की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य क्या होता है? राज्य का मतलब कोई उत्तर प्रदेश, बिहार इस तरीके से नहीं। राज्य का मतलब होता है कोई आयोग जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। जैसे में यूपीएससी भी क्या है? एक राज्य में आएगा, एक स्टेट आएगा। बिजली विभाग भी आपका एक स्टेट आएगा, रेलवे भी आपका एक स्टेट आएगा। इस तरीके से कोई भी आयोग जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो वो एक स्टेट में आएगा। जैसे आपका एरोप्लेन, फ्लाइट वगैरह सब किस में आएंगे? एक आयोग में आएंगे और सब स्टेट में आएंगे। 13 कहता है अल्पीकरण की परिभाषा दिया गया है। 13 में अल्पीकरण की परिभाषा दिया गया है। इसमें कहता है कि कोई भी कानून जो आपके मूल अधिकार को प्रतिबंधित जहां तक करेगा वो वहां तक खारिज हो जाएगा। आर्टिकल 13 अल्पीकरण की बात करता है कि कोई भी कानून जो मूल अधिकार को प्रतिबंधित करेगा वहां तक खारिज हो जाएगा। अर्थात आपको कहीं घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं जाने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी के घर में चले जाएंगे या कुछ भी करेंगे, वो वहां से खारिज हो जाएगा आपका। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून सबके लिए बराबर हो। छोटा हो या बड़ा हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए कानून बराबर हो। सब पे कानून लागू होता है। या तो आप भारत के नागरिक हो या विदेश के भी नागरिक हैं, तो सब पे कानून बराबर होता है। मूल अधिकार में विधि के समक्ष कानून सबके लिए बराबर होता है। ये आर्टिकल 14 में बोला गया है। अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बताता है। आर्टिकल 13 मूल अल्पीकरण बताता है। आर्टिकल 14 कानून सबके लिए बराबर होता है। विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14 से 18 तक समानता की बात करता है। अब देखते हैं आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, वेशभूषा के आधार पे आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सबके लिए समान अधिकार दिया गया है। यानी कोई किसी के जाति, किसी के धर्म, स्त्री है या पुरुष, लड़का है या लड़की, या किसी के स्थल कहीं बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है, या इस तरीके से किसी गांव से, कहीं से, विलेज से बिलोंग करता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? उसे समानता का दर्जा देना ही पड़ेगा आपको। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता, नौकरियों में समानता, यानी सबके लिए समान कानून होगा। सबके लिए समान नौकरी, स्त्री हो पुरुष, सबके लिए समान कानून, सबके लिए बराबर नौकरी की चर्चा किया गया है आर्टिकल 16 के थ्रू। इसमें ध्यान दीजिएगा कि बाद में आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें आरक्षण की बात की गई, लेकिन इसे छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है। हम लोग केवल इतना ध्यान देंगे कि लोक नियोजन का मतलब होता है नौकरियों में समानता, नौकरियों में सबके लिए समानता। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत बताता है, मतलब छुआछूत। पहले क्या होता था कि बड़े जाति वाले निम्न जाति वाले को क्या करते थे?
कहीं बैठने नहीं देते थे, बहुत ज्यादा उनका शोषण होता था। तो इसके थ्रू क्या किया गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है कोई भी व्यक्ति विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे पहले होता था कैसर हिंद की उपाधि, इस तरीके से जमुना लाल बजाज की उपाधि, इस तरीके से जो उपाधियां दी जाती थी अंग्रेजों द्वारा, वो अब आप उपाधि नहीं रख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो शिक्षा से अर्जित किया हुआ उपाधि होगा, जैसे किसी के आगे डॉक्टर लग जाता है, जो पीएचडी कर लेता है, तो उसके आगे ये उपाधि लगा जा सकता है। अर्थात आर्टिकल 18 ये कहता है कि विदेशी उपाधि नहीं रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, जबकि आप पढ़ लिख के कोई शिक्षा की उपाधि अर्जित कर सकते हैं। अब आर्टिकल 19 देखते हैं। आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। जैसे हम लोग के शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उस तरीके से संविधान का रीढ़ माना जाता है आर्टिकल 19। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। इसमें 6-7 केस हैं, लेकिन वर्तमान में क्या है, 6 केसेस हैं। आर्टिकल 19 के ए में बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के बी में कहता है आप कहीं भी जब अभिव्यक्ति कर ले रहे हैं तो कहीं भी सभा कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का सी बोलता है कि आप कहीं भी जब सभा कर ले रहे हैं तो संगठन बना लीजिए। आर्टिकल डी कहता है जब संगठन बना सकते हैं तो कहीं भी भ्रमण कर लीजिए। उसके बाद आर्टिकल ई कहता है कि आप कहीं भी भ्रमण कर ले रहे हैं तो वहां बस जाइए। और उसके बाद आर्टिकल 19 का ई कहता है संपत्ति का अधिकार। पहले क्या था कि आपकी संपत्ति को सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती थी, यानी आपका जो संपत्ति है उसे सरकार पैसा देकर भी नहीं खरीद सकती है। लेकिन बाद में मोरारजी देसाई की शासन में मोरारजी देसाई का कार्यकाल आया और उसमें आर्टिकल संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया और इसे 300 के क में जोड़ दिया गया। तो 19 का एफ है वो संपत्ति का अधिकार, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार में नहीं आता है। और लास्ट बहुत बचता है आपका आर्टिकल जी। आर्टिकल जी कहता है आप कहीं भी रहिए, कहीं भी भारत के किसी कोने में आप व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्वतंत्रता दी जाती है। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 कहता है एक गलती की एक सजा, और सजा पहले वाले कानून के हिसाब से ही दिया जाएगा। जैसे क्या है, आप कोई एक गलती किए, यानी किसी का सर फोड़ दिए मार के ढेला से, मतलब किसी का सर फोड़ दिए, तो इसके क्या होगा, उसी का केवल सजा दिया जाएगा। न कि जिस तरीके से क्या होता है फिल्मों में दिखा दिया जाता है कि एक लोग को जान से मार देंगे या 5-50 लोगों को जान से मार दिया जाएगा, फांसी की सजा ऐसे होगा। लेकिन इसमें वर्तमान में जो होता है वो ऐसा नहीं है। एक गलती करेंगे तो एक सजा मिलेगी, जो 2 गलती करेंगे तो 2 सजा मिलेगी उसकी। तो यही बताता है एक गलती की एक सजा। और सजा भी दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अभी हम कोई गलती कर दिए तो उसका अभी कोर्ट में केस चलने लगा, 2 साल बाद उसका फैसला आया, तो मान लीजिए कि इस समय जो फैसला था वो 5 साल की सजा थी, भविष्य में जो सजा है वो 10 साल की सजा हो गई। तो ऐसा नहीं होगा, जो पहले वाला सजा था वही केवल हमें सजा मिल सकती है 5 साल की। तो आशा करते हैं कि आर्टिकल 20 आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 21 के बारे में हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अपनी रक्षा स्वयं भी कर सकते हैं, आप अपना प्राण अपने से भी नहीं ले सकते हैं। इसके लिए जो दूसरा कोई अटैक करता है या फिर जो मतलब मर्डर करने का जो दूसरे पे केस लगता है, वही अगर आप मर्डर कर रहे हैं, अपने से भी जान ले रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, तो बच गए तो उतना ही सजा आप पे भी लगेगा वही। तो आर्टिकल यही बताता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी में बताया गया है कि निजता का अधिकार, यानी आपका मूल अधिकार है निजता, यानी प्राइवेसी। आपका कोई प्राइवेसी उजागर नहीं कर सकता है, आप चाहकर भी मतलब आपका कोई प्राइवेसी उजागर नहीं कर सकता। अर्थात आपका मतलब मोबाइल में कुछ, जैसे आपके मोबाइल में कोई कुछ भी है तो आप चाहेंगे तो आपका कोई कुछ देख भी नहीं सकता। अगर कोई कुछ देख भी रहा है या आपकी प्राइवेसी को कोई उजागर कर रहा है तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हम नहीं, ये संविधान बताता है। तो आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। बाद में 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21 के क में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 2002 में। 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 2002 में। आगे देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या, गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण दे देता है। इसमें क्या कहता है
कि कोई भी पहले गिरफ्तार करने आएगी, कोई भी पुलिस पहले गिरफ्तार करने आएगी तो गिरफ्तार करने से पहले उसे कारण बताना पड़ेगा, उसे एफआईआर या वारंट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर वो आपको कोर्ट में पेश करेगा, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करेगा। इसमें जो है आप संडे पड़ गया या कहीं गाड़ी खराब हो गई तो वो काउंट नहीं होता है, बाकी 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करेगा, ये उसका मूल अधिकार होता है। उसी के तरह से तीसरा होता है आप अपने मन पसंद का वकील कर सकते हैं। आप कोई भी वकील कर सकते हैं, कितना भी बड़ा वकील कर सकते हैं, ये आपकी छूट के ऊपर निर्भर करता है। आशा करते हैं कि आर्टिकल 22 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 22 में ही एक निवारक निरोध अधिनियम देता है। अब आप पूछेंगे निवारक निरोध अधिनियम क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। निवारक निरोध अधिनियम सेम ऐसे है जो रॉलेट एक्ट कानून 1919 में पास हुआ था। इसमें बिना दलील दिए, बिना कुछ एफआईआर या वारंट दिखाए हुए डायरेक्ट कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर जब हुआ, जम्मू कश्मीर जो आर्टिकल 370 हटा तो उस समय वहां की जो मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती, उस पे क्या किया गया था, निवारक निरोध अधिनियम के तहत उसे गिरफ्तार करके या नजरबंद करके रखा गया था। बाद में 3 महीने या 4 महीने या जब भी उसे लगेगा कि नहीं आपसे देश को नुकसान हो सकता है, तो आपको डायरेक्ट निवारक निरोध अधिनियम के थ्रू पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो ये समझ में आ गया होगा। और हम देखते हैं आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 कहता है बलात्, श्रम या बेगारी पे रोक। पहले क्या होता था कि लोगों का पहले क्या करते थे, बड़े बड़े जो साहूकार हुआ करते थे वो किसी को कर्ज दे देते थे और कर्ज के जाल में उनको फंसा देते थे। बाद में वो अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे तो क्या करते थे, उनसे बिना पैसे का घर पे बेगारी कराते थे कि जब तक आप तुम्हारा पैसा नहीं हो रहा तब तक कि तुम यहाँ पे वर्क करते रहो। तो उस पे क्या है, बलात् श्रम यानी बच्चों से या किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं। तो इस पे आर्टिकल 23 के थ्रू रोक लगाया गया है। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 25 धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। इसमें कहता है कि आप स्वयं से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, इसका आपको मूल अधिकार प्राप्त है। आप चाहेंगे तो मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं तो अपने से मान लीजिए कि हम हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं, आप हिंदू धर्म की पूजा करिए। इस तरीके से आप स्वयं अंतःकरण कर सकते हैं, अपने मन के अंदर मान के चेंज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 25 के थ्रू है। आर्टिकल 26 जो होता है धार्मिक कार्यों पर प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। ये कहता है कि कुछ समय के लिए अगर किसी इंसान को दिक्कत होती है, जैसे आप पूजा कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को दिक्कत होती है तो उस समय तक सहन किया जा सकता है। जैसे में आप देखे होंगे दुर्गा पंडाल या बीच में क्या होता है, सड़कों पे दुर्गा पूजन में क्या होता है, मूर्तियां निकल जाती हैं, लोग सड़क पे ही पूजा करने लगते हैं। तो इस तरीके से आम जनता को तकलीफ होती है। तो यही बोला गया है कि अगर उस समय किसी आम जनता को तकलीफ होती है तो होने दीजिए। जैसे देखे होंगे कि जब ईद आती है तो उस समय भी लोग नमाज पढ़ते हैं, तो लोग सड़कों पे या कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, कुछ समय के लिए उनको छूट दी जाती है। तो ये आर्टिकल 26 के थ्रू है। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कार्यों के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसका बड़े बड़े अमीर लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। क्या करेंगे, पहले ही जो टैक्स होता है उस टैक्स को कलेक्ट, जितना टैक्स होता है सबको क्या कर देंगे, धार्मिक कार्य में जो बड़ी बड़ी मंदिरें हैं वहां पे क्या कर देंगे, दान कर देंगे और बाद में वहां से ले लेते हैं। इस तरीके से क्या होता है, उन पर टैक्स नहीं लगता है। तो ये टैक्स से बचने के लिए भी होता है। धार्मिक कार्यों पर रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा, आर्टिकल 27 में बताया गया है। आर्टिकल 28 बोलता है कि अगर सरकारी धन से कोई संस्था बनाई जाती है तो या कोई स्कूल खोला जाता है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये ध्यान दीजिए। अब आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा कि तो संस्कृत क्या है, तो संस्कृत एक भाषा है न कि कोई धर्म है। इस तरीके से उर्दू भी एक भाषा है न कि कोई धर्म है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 19 भी बोलता है अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता देता है। इसमें भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसकी जाति भले या उसका धर्म भले ही छोटा है, लेकिन जितना सभी लोगों को धर्म में वैल्यू है उतना उसको भी मिलेगी। अगर उसे कोई तकलीफ होती है या कुछ दिक्कत होता है तो उसके थ्रू आर्टिकल
30 के थ्रू वो अलग से शिक्षा ग्रहण कर सकता है या अपना अलग से धर्म की स्थापना कर सकता है, इसके लिए उसे स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 31 बोलता है संपत्ति का अधिकार। तो आर्टिकल 31 जो है संपत्ति का अधिकार था, ये संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार न रह गया, ये क्या हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। आर्टिकल 300 के क में जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के शासन काल में बन गया, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक है पैतृक संपत्ति, यानी आप यहाँ समझिएगा पैतृक संपत्ति क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई जमीन होगा तो आपके पिताजी जो होंगे वो आपकी जमीन आपको दें या न दें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। या तो चाहे तो ट्रस्ट में दे सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, लेकिन जो आपकी पिताजी की जमीन है, अर्थात जो आपके दादाजी की जमीन है, वो किसी को नहीं दे सकते हैं, उस पे आपका अधिकार होगा। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा कहा। पूछेगा किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को। किसने कहा था संविधान की आत्मा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये 5 प्रकार का रीट जारी करता है। 5 प्रकार की रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। इसी के थ्रू हाई कोर्ट भी जो होता है आर्टिकल 226 के थ्रू, आर्टिकल 226 के थ्रू रीट जारी करता है। 5 प्रकार की रीट होती है। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? ये 24 घंटे के अंदर, पुलिस को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में किसी व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना होता है। भले ही मर मृत्यु हो जाए उसकी या कुछ भी हो, लेकिन उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये हमारा मूल अधिकार में आता है। आगे देखते हैं परमादेश। परमादेश क्या होता है? जब कोई अधिकारी अपना कार्य सही ढंग से न करे तो उसके लिए क्या होता है? परमादेश आदेश दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय क्या कहता है कि हम आदेश देते हैं कि अपना कार्य सही ढंग से करो। तो पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। उसके बाद होता है तीसरा अधिकार परीक्षा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। अधिकार परीक्षा क्या होता है? जब कोई अधिकारी उच्च पद वाला कार्य करने लगे तो उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं, उसके बस में न रहे तो। जैसे मान के चलिए कोई स्टेशन मास्टर है और कोई ग्रुप डी का कर्मचारी है, तो स्टेशन मास्टर घर चला जाए और ग्रुप डी के कर्मचारी को कह दे कि यहाँ का कार्य संभालो, तो क्या उसके अधिकार में आता है? वो नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। इस पे कोई अगर सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में केस करता है तो सुप्रीम कोर्ट इससे पूछती है क्या कारण था, कारण बताओ, क्यों तुम ऐसा कर रहे थे? तो वो बताए कि नहीं, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई इस तरीके से, तो इस पे क्या होता है? अधिकार परीक्षा होता है। चौथा आता है प्रतिषेध। जब ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय पे लगाती है, प्रतिषेध ऊपर वाले न्यायालय निचले न्यायालय पे लाती है। जैसे मान के चलिए कि कोई महाराष्ट्र का केस है, उसे उत्तर प्रदेश में दिया जाए तो उसके अंडर तो नहीं आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी? प्रतिषेध लगा देगी, रोको, ये तुम्हारे अंडर में नहीं आता है, ये महाराष्ट्र न्यायालय को दिया जाए। उसके बाद अगर उस पे ये भी उत्प्रेषण भी क्या होता है? उसी के अंदर आता है। मान के चलिए कि उस पे वो न्याय दे दिया तो क्या करेगा? न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसे रोक देगा। आर्टिकल 33 क्या होता है? सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल 34 में आएगा और ये आर्टिकल 33 में आएगा। आर्टिकल 33 कहता है सेना, सुरक्षा बल, गुप्तचर आदि का कुछ मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है, ताकि इससे क्या हो, जैसे विदेशों में या कहीं अन्य जगहों पर इन लोगों के बारे में कोई न जान पाए। इसके लिए क्या होता है? सेना, सुरक्षा बल और गुप्तचर की कुछ मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। जैसे देखे होंगे अभी आर्मी कहीं का में क्या है, फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड नहीं कर सकता है, कहाँ पे अपना लोकेशन नहीं बता सकता है, कहाँ पे कार्य कर रहा है ये नहीं बता सकता है। तो ये क्या होता है? आर्टिकल 33 का मूल अधिकार है। इस पे क्या करता है? सेना, सुरक्षा बल और गुप्तचर का कुछ मूल अधिकार को क्या कर देता है? सीमित कर देता है, इसे दिखा नहीं सकता है। अब आर्टिकल 34 जो होता है सेना का कानून, सेना का जो न्याय लगता है, जिसमें कोर्ट मार्शल कहते हैं, जहां सेना का कानून लगेगा, सेना का क्षेत्र आ जाएगा, वहां आपका मूल अधिकार सीमित कर दिया जाता है। जैसे देखे होंगे लिख देता है पहले ही, सावधान आप सैन्य छावनी में, मतलब यहाँ पे आप न तो कोई घूम सकते हैं अच्छे तरीके से, कुछ अपने मन से नहीं कर सकते, वहां केवल सेना का कानून चलता है।
आर्टिकल 35 मूल अधिकार का विभाजन करता है। जैसे कहेगा 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, 22 से 24 तक क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 24 से 25 से 27 तक क्या है, आपका धर्म के थ्रू स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरीके से है तो उसका विभाजन करता है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 32 बहुत ज्यादा पूछता है कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का किस आर्टिकल को संविधान का उपचार कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 को। अगर आपको पूरा मूल अधिकार समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। अरे यार शेयर तो करा करिए, इतने मेहनत हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं गर्मी में पसीना हो रहा है। कम से कम वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद।